नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया आपका मेरे यूट्यूब चैनल जैविक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने मौर्य वंश को समाप्त किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है और पुष्यमित्र शुंग एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है शुंग वंश। मौर्य काल में हमने देखा था कि मौर्य काल का एक प्रमुख शासक था सम्राट अशोक और उसके बाद कुछ उसके उत्तराधिकारी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है या फिर आई बटन पर क्लिक करोगे तो भी उसको आपकी लिंक मिल जाएगी। तो आइए आज हम शुंग वंश, जब मौर्य काल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य वंश के बाद का जो समय आता है उसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है। इस काल को मुख्य रूप से ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। ये जो वंश है इसका समय अगर हम देखेंगे तो 200 बीसी से लेकर 300 एडी। बीसी यानी कि होता है ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक का जो समय था, लगभग 200 ईस्वी तक का जो 300 ईस्वी तक का जो समय था वो ब्राह्मण वंश या मौर्योत्तर काल का समय माना जाता है। तो याद रखिएगा 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक का लगभग का जो समय था वो ब्राह्मण वंश या मौर्योत्तर काल का समय माना जाता है। ये जो मौर्योत्तर काल है इसमें अगर हम प्रमुख रूप से बात करें कि कौन कौन से वंश ने शासन किया है, कौन कौन से वंशों के राजा ने शासन किया, तो 3 वंश प्रमुख रूप से हुआ करते थे। फर्स्ट था शुंग वंश, के बाद कण्व वंश आता है और कण्व वंश के बाद शातवाहन वंश आते हैं। ये प्रमुख वंश 3 थे इसमें। और ये जो चेदी वंश है ये दक्षिण भारत का इस समय एक वंश हुआ करता था जो दक्षिण भारत में था। ये जो शुंग वंश, कण्व वंश और शातवाहन वंश है ये उत्तर भारत या मध्य भारत में प्रमुख रूप से विस्तारित थे। शुंग वंश के अगर हम समय की बात करें तो 185 बीसी से लेकर 75 बीसी यानी कि 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व का जो समय था वो शुंग वंश का समय था। उसके बाद कण्व वंश आता है। कण्व वंश में 73 बीसी से लेकर 27 बीसी, 73 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व का जो समय था वो कण्व वंश का समय था। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश 30 बीसी से लेकर 258 एडी मतलब लगभग 30 ईसा पूर्व से लेकर 258 ईस्वी तक का जो समय था वो सातवाहन वंश का समय था। अगर हम इन वंशों के प्रमुख शासकों की बात करें तो जो शुंग वंश था जिसका संस्थापक हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और यही पहला राजा था। इस पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था बृहदत्त उसकी हत्या करी थी। उसके बाद इसका एक प्रमुख शासक हुआ करता था अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद इसका अंतिम जो शासक था वो देवभूति। कौन था? देवभूति। ये जो देवभूति था इसकी हत्या करता है कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। देवभूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक था इसकी हत्या करता है कण्व वंश का प्रथम शासक या संस्थापक वासुदेव। और इस कण्व वंश का एक और शासक था सुशर्मा। कण्व वंश का प्रमुख शासक था सुशर्मा। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में हम देखें तो शिमुख इसका संस्थापक होता था। ये जो शिमुख था इसने सुशर्मा की हत्या करी थी। मतलब कण्व वंश के अंतिम शासक की हत्या करता है शिमुख और एक नए वंश की स्थापना करता है सातवाहन वंश की। उसके बाद इसके कुछ प्रमुख शासक और भी है। सतकर्णी प्रथम, होल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी और यज्ञश्री सतकर्णी, ये सातवाहन वंश के प्रमुख शासक हुए। और ये जो दक्षिण भारत का चेदी वंश था इसका एक प्रमुख शासक हुआ करता था खारबेल। खारबेल इस चेदी वंश का प्रमुख शासक हुआ करता था। तो ये हमने देखा मौर्योत्तर काल या ब्राह्मण वंश के प्रमुख वंश और उनके जो प्रमुख शासक हुआ करते थे वो देखे। अब हम देखते हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश की अगर हम चर्चा करें तो ये जो शुंग वंश था मौर्योत्तर काल या ब्राह्मण वंश का पहला वंश था। इस वंश का समय 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय था वो शुंग वंश का समय था। इस वंश के प्रमुख शासक हमने देखा पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और एक इसका अंतिम शासक देखा। तो इस वंश में जो राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी मुख्य रूप से विदिशा को माना। किसको माना? विदिशा को माना। कभी क्वेश्चन आ जाए कि शुंग वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी तो शुंग वंश के शासक अपनी राजधानी विदिशा को मानते थे। इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और ये पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? ब्राह्मण व्यक्ति था जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके इस वंश की स्थापना करी। अगर पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम चर्चा करें तो इसने बृहदत्त की हत्या करी, मौर्य वंश का अंतिम शासक।
इसके शासनकाल में मतलब पुष्यमित्र जो शुंग था, इसके शासनकाल में 2 बार पश्चिमोत्तर भारत से, पश्चिम और उत्तरी भारत से 2 बार यवनों का आक्रमण होता है। इनका आक्रमण होता है, यवनों का आक्रमण होता है। जो प्रथम आक्रमण होता है वो डेमेट्रियस उसका नेतृत्व करता है। कौन करता है? डेमेट्रियस। प्रथम आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस करता है। वह द्वितीय आक्रमण, जो द्वितीय आक्रमण होता है उसका मिनांडर करता है। तो बृहदत्त पुष्यमित्र शुंग के समय यानी कि शुंग वंश के समय 2 बार यवनों का आक्रमण होता है, जिसमें प्रथम जो यवन होता है वो डेमेट्रियस उसका नेतृत्व करता है, दूसरा होता है उसका मिनांडर करता है। और ये दोनों पुष्यमित्र शुंग के समय होते हैं आक्रमण। युद्ध का जो उल्लेख है, यवनों के आक्रमण का जो युद्ध का उल्लेख है, उसका उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। गार्गी संहिता कात्यायन की एक रचना होती है। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि यवनों का जो आक्रमण हुआ था उसमें प्रथम युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो प्रथम युद्ध का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था, द्वितीय युद्ध का नेतृत्व मिनांडर ने किया था। और ये जो यवनों का आक्रमण हुआ इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है, जो कात्यायन की एक रचना होती है। और ये जो पुष्यमित्र शुंग है ये यवनों को पराजित कर देता है। यवन आक्रमण होता है तो उन लोगों को असफल कर देता है। इस जीत के उपलक्ष्य में ये 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। और ये जो 2 अश्वमेध यज्ञ है ये पतंजलि द्वारा करवाता है। योग के संस्थापक जो होते हैं पतंजलि, उनके द्वारा ये दोनों ही यज्ञ ये करवाता है। और यूनानी जीत के उपलक्ष्य में जब यूनान से जो यवन आक्रमण होते हैं उनकी जीत के उपलक्ष्य में ये पुष्यमित्र शुंग 2 या अश्वमेध यज्ञ करवाता है और पतंजलि द्वारा करवाता है। ये जो पतंजलि होते हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित होते हैं, मतलब गुरु अपन बोल सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित ये होते हैं। तो पतंजलि द्वारा ही वो दोनों आक्रमण कर। उसके बाद बरहूत स्तूप, बरहूत स्तूप जो है सतना में स्थित है, उसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि बरहूत स्तूप कहाँ पर है, तो बरहूत स्तूप सतना में है। और इस बरहूत स्तूप की खोज या स्थापना की अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग करता है, और खोज की अगर बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम करता है। जो भारतीय पुरातत्व के जनक होते हैं वो इसकी खोज करते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1873 में इसकी खोज की जाती है बरहूत स्तूप की, और इसका निर्माण किया जाता है पुष्यमित्र शुंग द्वारा। और सांची का जो स्तूप होता है उसमें पाषाण की वेदिका भी पुष्यमित्र शुंग ही लगाता है। तो ये पुष्यमित्र शुंग से प्रमुख इंपोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अग्निमित्र आता है। तो हमने कालिदास की एक रचना पढ़ी मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। उस मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र जो होता है उसका पात्र होता है, उस नाटक का पात्र होता है अग्निमित्र। तो याद रखिए अग्निमित्र जो होता है मालविकाग्निमित्रम नाटक का एक पात्र होता है। इस मालविकाग्निमित्रम के रचिता होते हैं कालिदास, कालिदास होते हैं। और जो गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लगा लीजिएगा। गरुड़ स्तंभ विदिशा बेसनगर में स्थित है। और ये जो गरुड़ स्तंभ है इसका निर्माण इस अग्निमित्र यानी कि शुंगों के समय एक राजदूत आता है मिनांडर का होता है वो हेलियोडोरस। तो वो हेलियोडोरस इस गरुड़ स्तंभ का विदिशा बेसनगर में निर्माण कराता है। तो याद रखिएगा कि गरुड़ स्तंभ का निर्माण यूनानी राजदूत हेलियोडोरस करता है, और ये यूनानी शासक को भेजता है मिनांडर। कौन भेजता है? मिनांडर। और इस स्तंभ की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तो क्वेश्चन कई टाइप से आ सकता है कि गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, तो गरुड़ स्तंभ विदिशा बेस नगर में है। इसका निर्माण करवाता हेलियोडोरस जो यूनानी राजदूत होता है। कौन भेजता है, तो मिनांडर द्वारा भेजा जाता है। और भाषा इसकी संस्कृत होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ और फैक्ट शुंगों के हम देखते हैं। अगला शासक है देवभूति। ये जो देवभूति है ये शुंग वंश का अंतिम शासक है। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक होता है, जिसकी हत्या इसका सेनापति वसुदेव जो कि कण्व होता है, इसका सेनापति वसुदेव कण्व कर देता है। तो ये शुंग वंश के प्रमुख शासक हो गए और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। उसके बाद अन्य तथ्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। भागवत धर्म जो है, इस भागवत धर्म की स्थापना शुंग वंश के समय में ही होती है। भागवत धर्म की स्थापना शुंग वंश के समय होती है। पुराणों के अनुसार शुंग जो शासक थे उन्होंने 112 वर्षों तक शासन किया, भारत पर 112 वर्षों तक शासन किया, ऐसा पुराणों में उल्लेख
है। तो यहाँ पर शुंग वंश खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सातवाहन वंश और कण्व वंश के बारे में। मौर्योत्तर वंश से या मौर्योत्तर काल की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। महाभाष्य एक रचना है जो पतंजलि की है, जिसका उल्लेख मौर्योत्तर काल में मिलता है या मौर्योत्तर काल का उल्लेख इस बुक में मिलता है। बुद्ध चरित अश्वमेघ की एक रचना है जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। चरक संहिता चरक की है। बुद्ध चरित अश्वमेघ बौद्धों की रामायण। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। गाथा सप्तशती हॉल और वृहत कथा गुणाट्य। ये गाथा सप्तशती और वृहत कथा दोनों सातवाहन वंश में आएगी, आगे हम चर्चा करेंगे इनकी। महाभाष्य पतंजलि, चरक संहिता चरक, बुद्ध चरित अश्वमेघ, नाट्य शास्त्र भरत मुनि, कामसूत्र वात्स्यायन, गाथा सप्तशती हॉल, व्रत कथा गुणाट्य। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।